हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, सीटीआई की टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये आज आपकी सीटीआई की पहली क्लास है और ये आपकी आज की ट्रायल क्लास है। तो अभी तक आप अगर ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो लाइव क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाइए। देखिए फ्रेंड्स, सीटीआई के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इसके अंदर देखिए मैंने बहुत ही इसको अच्छे से तैयार किया है और इसमें आप थ्योरी सेक्शन के साथ साथ आप लोग अपने आंसर को भी यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। और लास्ट में मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन आंसर सेट इंक्लूड किया है जो आपके लिए आपको एक टेस्ट देना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि वहां से आप लोग कितना यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट पहला पॉइंट है हमारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। देखिए, चार्जिंग का फ्लो होना आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी है, बहुत पूछा जाता है आपको एग्जाम्स में, सीटीआई जैसे एग्जाम्स में। तो देखिए, चार्जिंग का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक आ चुका है ध्यान में। और देखिए ये कितने प्रकार का होता है, तो आपका ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, इसका पहला प्रकार क्या है, ये आपका पहला पॉजिटिव, उसके बाद आपका एक नेगेटिव। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका करंट है ये दो तरह से होता है, एक नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव। ठीक है, देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्स के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम्स में 100% ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटोनों पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप तुरंत कह देना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटोनों पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है आपका कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर आपको पता ही होगा, आप लोगों के बेसिक चीज तो नॉर्मल कंप्लीट ही है, बस आपको मैं बता देता हूँ। कंडक्टर धातुओं के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, यह पदार्थ P तथा E तथा P प्लस से मिलकर बना होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों से और प्रोटोनों से मिलकर बना होता है जी। यानी कि आपका ये चालक अचालक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है इसके अंतर्गत आने वाली कुछ धातुएं होती हैं। देखिए कंडक्टर के अंतर्गत जो धातुएं आती हैं वह कौन कौन सी धातुएं आती हैं। कंडक्टर के अंदर देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये धातुएं यहाँ पर आती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप बता सकते हैं। अगर आपसे कुछ कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स पूछे तो ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको कॉपर Cu बताना है और एल्यूमिनियम Al और आयरन Fe, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इंसुलेटर को लेकर। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके उसको हम लोग एक तरह से अचालक या इंसुलेटर कहते हैं। देखिए जैसे आपका एग्जांपल्स में प्लास्टिक के अंदर आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसे इंसुलेटर के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद लकड़ी क्या होती है, ये विद्युत की अचालक होती है, मतलब इसके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इंसुलेटर में लकड़ी का यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इंसुलेटर कौन होता है, लकड़ी, प्लास्टिक, ये आपका किसके अंदर आते हैं, ये आपका लकड़ी इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूं, देखिए प्लास होता है, प्लास के जो पीछे पकड़ने की धातु होती है उस पर आप लोग प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है विद्युत धारा आपका प्रभावित नहीं हो पाती है और आप आसानी से काम कर पाते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स लकड़ी होता है। लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी को अगर आप आसानी से करंट से तार हिला सकते हैं, अगर ये गीला नहीं है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होएगा। ओके, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात एग्जाम्स के लिहाज से आपको याद रखना है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है लेकिन इंसुलेटर में नहीं होता है। देखिए वही बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि जो कंडक्टर धातुएं होती हैं उसके अंदर आपका विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो सकती है, यानी कि करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो एकदम न्यूट्रल की तरह रहता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि अगर आपसे कंडक्टर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ओके, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसको नोट भी कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको हमेशा याद रखना है अगर विद्युत का कोई सबसे अच्छा चालक है तो वह फ्रेंड्स क्या है, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है और ये इसका यूज हालांकि बहुत कम होता है। इसके स्थान पर एल्युमिनियम और कॉपर या आयरन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है खरीदने की वह काफी महंगी होती है, इसलिए चांदी का यूज जो कि कंडक्टर्स के रूप में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसी और डीसी। तो एसी और डीसी को जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि करंट होता क्या है।
ठीक है, आप लोग हेडिंग्स डालेंगे यहाँ पर करंट। देखिए करंट क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना आपका करंट कहलाता है। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट्स कहलाता है। ओके, तो ये छोटा सा बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना है। और उसके बाद आता है वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज क्या है, यह एक प्रकार का दबाव होता है, यह इलेक्ट्रॉन्स पर दबाव होता है और यह इलेक्ट्रॉन्स को धारा करंट्स के रूप में प्रवाह करता है। तो देखिए जो आपका वोल्टेज है ये आपका करंट्स के साथ ही रहता है। ठीक है, ये एक प्रकार का दबाव होता है। उसके बाद देखिए चलते हैं करंट्स पर। तो देखिए करंट आपका जो कितने प्रकार का होता है, ये आपका दो टाइप से होता है। ठीक है, पहला टाइप क्या है आपका एसी और दूसरा टाइप आपका क्या है डीसी। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। एसी को क्या बोलते हैं, एसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और डीसी को आपका डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो चलिए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्स में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पॉइंट को पहले ध्यान से देखेंगे कि एसी जो होता है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए इसकी छोटी सी थ्योरी है कि ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल देती है उसे अल्टरनेटिंग करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल देती है अल्टरनेटिंग करंट्स कहलाती हैं। देखिए कागज के हिसाब से देखें, एक तल के हिसाब से, हालांकि एसी को अगर आप रेली आंख से नहीं देख सकते हैं तो इसको एक ग्राफिकल मेथड से अगर आप लोग देखेंगे तो एसी जो ट्रेवल करती है वो आपका इस फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एसी जो ट्रेवल करती है आपका कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कुछ इसके एडवांटेज को और फिर उसके बाद जाकर हम लोग देखेंगे डीसी को। देखिए फ्रेंड्स एसी के एडवांटेज क्या है, यानी कि एसी करंट्स के क्या क्या लाभ हैं। देखिए एसी को 400 किलोवाट तक ट्रांसमिट किया जाता है, ये इसका एक सबसे पहला एडवांटेज है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक किया जा सकता है। यानी कि एसी के जो एडवांटेज हैं उसके अंदर अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज करके उसके वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। एसी बहुफेज होने के कारण अत्यधिक यह लाभकारी होता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि किफायती कम खर्च पर अधिक लाभ प्रदान करता है। यानी कि अगर आप एसी का एडवांटेज देखिए तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज ये है कि जो एसी करंट्स होता है ये आपका एक तरह से फाइनेंशियल से भी अच्छा होकर सस्ता होता है। इससे आप कई तरह की मोटर्स भी चला सकते हैं मैकेनिकल टर्म्स के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर। ओके, उसके बाद है एसी बहुफेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई जो आपका बहुफेज मोटरें होती हैं कैसी होती हैं, तो ये आपका एसी से चलती हैं और ये आपका सेल्फ स्टार्टर होती है। ठीक है, तो देखिए इसके ये हमने एडवांटेज देखे और अब हम इसके देखेंगे डिसएडवांटेज। तो चलिए आप लोग फटाफट हेडिंग डाल लीजिए डिसएडवांटेज। देखिए फ्रेंड्स डिसएडवांटेज क्या है, एसी का बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर आप लोग एसी को चाहें अगर उसको बैटरी चार्जिंग के इस्तेमाल में लगाएं डायरेक्ट तो नहीं होएगा। सपोज फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डायरेक्ट आप उसको सप्लाई देते हैं एसी करंट से तो वह चार्ज नहीं होगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हो सकता है कि आपका बैटरी जो है वह ब्लास्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एसी से आपका चार्जिंग नहीं की जा सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एसी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। यानी कि जो आपकी अल्टरनेटिव्स की जो सिंगल फेज की मोटर होती हैं वो आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। एसी सप्लाई में लीकेज का खतरा अधिक होता है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिक कभी सप्लाई का बढ़ जाना या फिर एकदम से घट जाना ये आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लीकेज का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है और इसके जो करंट्स होता है उसमें एक वाइब्रेशन होता है। कभी भी आप देख लीजिए एसी का कोई करंट्स है, अगर तार है हाई पावर सप्लाई है 10,000 वोल्टेज से ऊपर की सप्लाई है उसके अंदर तारों के अंदर से कंपन होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि एसी धारा में आपका कंपन होता है। बहुत से उपकरणों में कंपन के कारण इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। एसी धारा में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर आपको मोटर्स वगैरह की स्पीड चाहिए तो आपको वहां पर अल्टरनेटिव करंट्स का यूज किया जाएगा, लेकिन इसके आसानी से आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बिना स्टार्टर्स के या बिना कंडेंसर्स के माध्यम से आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ एसी के आपके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो ये आपको सारा का सारा पॉइंट याद रखना है।
ध्यान रखिए, यही से आपको अगर पूछेगा तो पूछेगा, अन्यथा आपको ज्यादा बाहर तो आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग डीसी पर। तो देखिए डीसी की जो फुल फॉर्म है आपसे यही कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैंने इसे काफी एग्जाम्स देखे थे जिसके अंदर ये पूछा गया था कि डीसी की फुल फॉर्म क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्ट करंट। ओके, क्या होती है? डायरेक्ट करंट। हिंदी में बोलते हैं इसको दृष्ट धारा। वह विद्युत धारा जो सीधी रेखा में चलती है और समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, अपनी दिशा स्थिर रखती है, आपका डायरेक्ट करंट कहलाती है। ओके, कागज के तल पर अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट को अगर आप इमेज में समझेंगे तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। इसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करंट कहते हैं। ओके, डीसी की मैं एडवांटेज की बात करूं तो देखिए डीसी के इंपोर्टेंट एडवांटेज हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिहाज से। डीसी करंट्स यानी कि दृष्ट धारा का जो एक सबसे पहला लाभ है ये है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछता है कि बताइए किसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी के अंदर नहीं होती है कि डीसी के अंदर नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि डीसी के अंदर आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, डीसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर आप डीसी मोटर्स को यूज करके डीसी करंट्स के द्वारा अगर आप मोटर को चलाते हैं तो उसकी स्पीड्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो देखिए एक यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीसी का प्रयोग मोबाइल चार्जिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन बनता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ईसीई। तो देखिए अभी जैसे कि आपका मोबाइल चार्जिंग, सपोज कीजिए आपका बैटरी है, ये आपका डायरेक्ट आप सोचते हैं कि हाँ, हालांकि अल्टरनेटिव करंट्स के द्वारा ये चार्ज होता है, लेकिन जो बैटरी का रिफ्लेक्स होता है वह उसकी करंट्स को चेंज कर देता है। रेक्टिफायर के द्वारा आपके ये एसी से डीसी और डीसी से एसी को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये काम आपका डीसी के द्वारा यहाँ पर संपन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि डीसी का प्रयोग मोबाइल चार्जिंग के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है कि बताइए मोबाइल चार्जिंग के लिए किस करंट्स का उपयोग किया जाता है। तो आप वहां पर टिक लगाएंगे कि मोबाइल चार्जिंग के लिए आपका डीसी करंट्स का यूज किया जाता है। ओके, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। बताना है कि डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रोसिटी के लिए किया जाता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम के लिहाज से आपके ये सब कंट्रोल रहे। देखिए डीसी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यानी कि हानियां मैंने यहाँ पर बताई है। डीसी सप्लाई बहुत महंगी होती है, आपको यहाँ पर पता ही होगा। अगर डीसी को देखिए पहले चार्ज करना पड़ता है, उसके पहले स्टोर किया जाता है, आप इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, और इसके लिहाज से ये काफी महंगा पड़ता है, इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। डीसी जनरेटर्स की आउटपुट बहुत कम होती है। जनरेटर्स होता है, इसकी आउटपुट जो कि बहुत कम होती है, इसको एक मैकेनिकल टर्न के साथ साथ ईंधन की खपत भी करनी पड़ती है, इसलिए यह इसकी इनपुट बहुत कम होती है। डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप डीसी का यूज करते हैं तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर का यूज ना करके डायरेक्ट आप कोई मोटर जो होती है आपका 4000 आरपीएम तक की जो डीसी मोटर्स होती हैं उनको आप आसानी से इसके द्वारा चला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि किस करंट्स के द्वारा आपका ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है, तो देखिए डीसी करंट्स में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। डीसी धारा आपका 650 वाट से अधिक पैदा नहीं की जा सकती है। तो देखिए ये सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 650 यानी कि 650 वाट से अधिक आप डीसी करंट से ज्यादा उत्पन्न यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। एसी और डीसी में डिफरेंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अभी तक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज आपका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। देखिए एसी और डीसी में अंतर पूछा गया है। तो एसी में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि डीसी में जो धारा की दिशा होती है वह नहीं बदलती है। दैट मीन्स अभी मैंने आपको जस्ट 1 सेकेंड पहले ये सारी चीजें मैंने बताई थी, तो इसीलिए मैं देखिए आपको सारे ये डाउट्स को क्लियर करते हुए फिर एक बार यहाँ पर बताता हूँ। देखिए फैक्ट को देखिए कि एसी में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, यानी कि करंट देखिए आपका ऐसे इस तरह से, ये आपका ऊपर नीचे अल्टरनेटिव ये आपका चलता रहता है। ठीक है, तो आप इसको पहचान सकते हैं, ये आपका वेव किस प्रकार की है, ये आपका अल्टरनेटिव यानी कि एसी करंट्स की है। और जबकि डीसी में क्या होता है, धारा की दिशा जो कि एक तरफ बहती रहती है, एक लाइन में बहती रहती है। तो इससे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका दृष्ट करंट है, दृष्टधारी यानी कि आपका डीसी करंट है। ओके, देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है
कि एसी में वोल्टेज आपका घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो डीसी होता है इसके अंदर वोल्टेज आपका स्थिर रहता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगले पॉइंट्स में देखते हैं कि एसी में वोल्टेज आपका घटती रहती है जबकि डीसी में आपका स्थिर रहती है। तो ये बात तो वही रिपीटेड है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। आता है पीसीबी। तो सबसे पहले आपको मुझे कमेंट करके बताना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि व्हाट इज द पीसीबी। देखिए पीसीबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पीसीबी का जो फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए इसको अगर हम लोग कागज के तल पर देखना चाहें तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। ये यूज किस लिए आता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आपके डायोड हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इन सारी चीजों को सजाने के लिए, उस पर लेआउट करने के लिए पीसीबी प्लेट्स का यूज किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है पीसीबी लेआउट्स की बिना सहायता से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। सपोज दैट आपका मोबाइल्स की प्लेट हो गई, ये भी आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के द्वारा ही एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक तो पीसीबी का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो डिवाइस पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कंडक्ट करता है वह आपका डीसी डिवाइस पर ऑपरेट होएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि अगर आपका कोई भी डिवाइस है, अगर पीसीबी लेआउट्स के द्वारा तैयार किया गया जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो आपका डीसी पर वर्क करेगा, ना कि एसी पर। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अगर ये डीसी पर वर्क करता है तो घर की बिजली तो एसी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें जो ट्रांसफार्मर के साथ एक एडाप्टर लगा होता है, उसके अंदर एक रेक्टिफायर होता है जो कि आपका उसको सप्लाई को वह चेंज करता है। इस वजह से ये आपका डीसी पर ऑपरेट कर पाता है। देखिए पीसीबी लेआउट पर क्या क्या कंडक्ट किया जा सकता है वो यहाँ पर जानने वाली बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि पीसीबी पर आप लोग क्या क्या कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या उसको सजा सकते हैं या फिर क्या क्या उस पर लाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पीसीबी जो है इस पर अगर कुछ चीजें कंपेक्ट, जैसे कि आपका क्रिस्टल, ये आपका इस पर लाकर कंडक्ट किया जा सकता है। एंड दिस ट्रांजिस्टर आप सभी को पता है। ये देखिए अगर सपोज कीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर हो गया, उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, डायोड भी इस पर लाकर आप इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपका जीनर डायोड है, अभी जिससे उसके अंदर पी एन, आपको पता ही है क्या होता है, पी एन संधि, पी एन जंक्शन, ये सारी चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बाद में। तो अगर सपोज कीजिए रजिस्टर है, कैपेसिटर के अंदर देखिए फ्रेंड्स दो आपके पिन होते हैं। ओके, तो कैपेसिटर आपको पता ही है इसके अंदर दो पिन होते हैं। तो पहले पॉइंट से अगर इसको हमें सेकंड पॉइंट्स के अंदर जोड़ना है तो इसको हम लोग लेआउट की तरह पर यहाँ पर सजा सकते हैं। ओके, एंड सपोज करो अगर मुझे डायोड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जोड़ना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायोड ऐसे लगाकर इसको यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूंगा। तो आप कह सकते हैं ये अभी आप उसको समझ में आ गया होगा कि इसका आखिर यूज क्या है। ठीक है, एंड सपोज कीजिए अभी मुझे जीनर डायोड यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो देखिए मैं ऐसे जीनर डायोड यहाँ पर लगाकर इसको मैं कंडक्ट कर दूंगा। और जीनर डायोड का आपको सिंबल भी पता होना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट्स की ओर। और देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी चीजें यानी कि जो आपका क्रिस्टल, कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर, डायोड, जितनी भी चीजें हैं आपका ये सारी की सारी पीसीबी पर कंडक्ट करता है। ओके, अगली बार चलते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारी घर में इनपुट है तो एसी का है, फिर डीसी में कैसे ऑपरेट हो जाता है। ये एक आपका बच्चों के मन में एक आता होगा कि अगर ये सारी चीजें हैं जो हमारे घर में यूज होती हैं, घर में जो इनपुट है वह तो एसी का है, क्योंकि जो आपका खंबे से जो करंट आ रहा है तो घर का इनपुट तो आपका एसी का है, तो फिर ये डीसी में कैसे ऑपरेट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक डिवाइस यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है फ्रेंड्स? एक आपका डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर देखिए अभी आपने अगर नहीं देखा हो तो कभी मैं आपको बता दूंगा कुछ ब्रिज करके। देखिए एक तो होता है फुल वेव रेक्टिफायर जिसके अंदर 4 डायोड होते हैं, 2 फॉरवर्ड वाइस में होते हैं, 2 रिवर्स वाइस में होते हैं। तो उसको हम लोग अभी जो ग्रुप वाली क्लास, जो आपकी रियल क्लास चलेगी, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए इसके अंदर एक डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? रेक्टिफायर का मात्र इतना सा कार्य होता है कि वह एसी को लेकर उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी सपोज मैं बात करूं मोबाइल का चार्जर क्या करता है? मोबाइल के चार्जर्स के अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है, वो क्या करता है, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। अगर फैन की बात करूं, आपका जो पंखा होता है फैन, तो फ्रेंड्स फैन की बात करूं, क्या ये एसी पर ऑपरेट होता है या फिर डीसी पर? तो देखिए ये आपका एसी पर ऑपरेट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई कन्वर्टर की जरूरत नहीं होती है, ना ही इसके अंदर कोई रेक्टिफायर की है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि सपोज कीजिए आपका बल्ब ये आपका एसी के अंदर ऑपरेट होता है, फ्रिज आपका ये भी, उसके बाद आपका फैन आपका एसी पर ऑपरेट होता है, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग एसी पर, मोबाइल लैपटॉप ये आपके डीसी पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। देखिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले का कार्य क्या है? तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो आपको अगर पूछे तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है ये आपका रेक्टिफायर करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर करता है। अगला पॉइंट देखिए कि सारे के सारे जो नोट पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूं, छोटे छोटे बेसिकल पॉइंट, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है फ्रेंड? ट्रांसफार्मर यह वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने तथा घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? ट्रांसफार्मर आपका एसी पर काम करता है, ओके, और ये डीसी पर काम नहीं करता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, तो आपको तुरंत बता देना है जो ट्रांसफार्मर है ये आपका एसी पर काम करता है, आपका डीसी पर काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर फ्रेंड्स वे डिवाइस है जो डीसी करंट को एसी करंट्स में चेंजेस कन्वर्ट कर देती है। कहने का मतलब कि इन्वर्टर जो है आपका डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट्स में चेंज करता है। तो याद रखना है ये पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा। तो इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर डीसी को आपको एसी के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है डायनेमो। देखिए फ्रेंड्स डायनेमो से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। व्हाट इज द डायनेमो? डायनेमो फ्रेंड्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं मैकेनिकल? हिंदी वाले ध्यान लीजिए कि जो मैकेनिकल, देखिए हिंदी वालों प्लीज आप इंग्लिश वाले दोनों कोऑपरेट कीजिए। तो देखिए डायनेमो क्या होता है? डायनेमो वह है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको डायनेमो कहते हैं। ये रही आपकी हिंदी वालों की थ्योरी। और जो इंग्लिश वाले हैं ये याद रखना कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग डायनेमो कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स को आपको याद रखना है। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने के काम आता है। क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य क्या होता है? देखिए पहले इंग्लिश वालों को बताऊंगा उसके बाद हिंदी वालों को। तो देखिए विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत मोटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट मतलब विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के काम आती है, ओके। अब देखिए इंग्लिश वाले इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये आपका कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए विद्युत बल्ब काफी पूछा जाता है, विद्युत बल्ब क्या है? तो यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रेंड्स इसकी जो खोज की थी आपका एडिसन ने की थी। किसने? एल्वा एडिसन ने इसकी खोज की थी। ये वही एडिसन है जिन्होंने कीड़े मकोड़ों को पीसकर अपनी नौकरानी को खिला दिए थे। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब की जो खोज की थी ये आपका एल्वा एडिसन ने की थी। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बल्ब के अंदर का फिलामेंट किसका बना होता है तो आपको तुरंत बता देना है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि जो टंगस्टन है इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? ये आपका 3500 सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है, ठीक है। तो इसी कारण से इस पे टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स गैस की बात करता है कि क्या चीज इसके अंदर भरी जाती है। देखिए इस बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है आपका आयरन गैस तथा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ताप बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसके बल्ब के अंदर आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि ये गैस क्या होती है? बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, जो कि बल्ब को सहायता प्रदान करती है, ठीक है। सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है फ्यूज तार। देखिए फ्यूज तार क्या होता है? यह इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक पार्टीशन डिवाइस है। क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। मतलब जब भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, देखिए फ्यूज तार का काम, अगर जब भी आपके घर की शॉर्ट सर्किट होती है तो उसमें आपका करंट बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बढ़ जाता है,
जिससे घर के जो उपकरण होते हैं, वायरिंग होती है, उसका जलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी कारण से जो कि फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद करना है, घर की शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए अगर करंट ज्यादा हो जाता है, जिससे आपके डिवाइसेस होती हैं, वायरिंग होती है घर की, उसके फूकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी कारण से इन्हीं उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, फ्यूज तार से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल, तो आपको फ्यूज तार के बारे में यहाँ पर याद करना है। तो देखिए, फ्यूज तार के बारे में, इसका जो तार का जो गलनांक होता है वह बहुत कम होता है और इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। तो देखिए, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि किसका जो कि गलनांक कम होता है, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। तो आपको याद रखना है, फ्यूज का गलनांक कम होता है और इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। फ्यूज तार में अगर अच्छा तार उपयोग किया जाए तो टीन का उपयोग किया जाता है, और अगर सस्ता उपयोग किया जाए तो इसके अंदर टीन और शीशे को आप लोग कन्वर्ट कर लोगे तो ये आपका यूज किया जा सकता है, यानी कि टीन और आपका शीशा यानी कि लेड, इसकी मिश्रित धातु को बनाकर यूज कर लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही आज का पूरा थ्योरी सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन सेट को, यहाँ पर आंसर सेट को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उन्हीं को लिए हैं। हालांकि आपके जो डाउट्स थे वह क्लियर हो चुके होंगे थ्योरी के माध्यम से। इस थ्योरी के अंदर ही काफी आपके क्वेश्चन के आंसर मिले थे, उसके बावजूद भी जो आपको याद रखना है बस मैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि करंट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, करंट जो आपका होता है ये आपका एक प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा आवेश होता है। देखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर दोनों आवेश या फिर कोई आवेश नहीं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर आपका कौन सा आवेश होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉनों पर आपका नेगेटिव आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट्स आपको देखना है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था ये कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दिया है पहला कॉपर, दूसरा लोहा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो विद्युत में आपका जो चांदी होता है काफी महंगा होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि पीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो कमेंट करके आपको बताना है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर दिया है, आपको कमेंट करके बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पीसीबी क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इन्वर्टर क्या करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डीसी को एसी में, या फिर एसी को डीसी में, या फिर एसी को एसी में, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्टर जो कार्य करता है ये आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो बताइए, विद्युत ऊर्जा को बदलना या फिर मैकेनिकल ऊर्जा को बदलना, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करना, या फिर मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करना। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए भाई, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की क्लास। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी ट्रायल क्लास कैसी रही। ओके, तो ये आपका चैनल है, आपका चैनल है यूट्यूब चैनल 60 जीके ट्रिक्स। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस पर नॉन टेक्निकल क्लास को भी पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आप सीटीआई के ऑनलाइन ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग यहाँ पर ऐड हो जाइए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आपको कैसे ऐड होना है उसका आपको प्रोसेस बताया गया है। तो अगर आप सीटीआई की ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से आपके 30 में से 30 और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीई वालों के 100 जो पूरी तैयारी करा दी जाए, तो आप लोग यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो पीडीएफ भी, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो इसका पीडीएफ आपको उसी लाइव क्लास के ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पर वीडियो होंगी उसका सभी का जो लिंक है और अदर्स भी जो पीडीएफ हैं आपके बेसिकल टेक्निकल के भी, वो भी आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लास के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको पीडीएफ और क्लास दोनों वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को शेयर कर देना और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि ये आपकी बेसिकल और आपकी ट्रायल क्लास थी जो कि आपके लिए टोटल आपकी फ्री थी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सभी को मेरी तरफ से बाय।